ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम वर्किंग सीखेंगे फॉर सेल ऑफ एन एसेट। जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर खरीदी जाती है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं उसके कॉस्ट प्राइस पर, मतलब टोटल प्राइस विच यू पे टू ब्रिंग द एसेट इनटू द प्लेस एंड फॉर्म ऑफ यूज। मतलब एसेट को उसके यूज की फॉर्म में लाने में और यूज की जगह पर लाने में जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सब कैपिटलाइज करके एसेट की कॉस्ट सॉल्व की जाती है। फिर उस पर हर साल डेप्रिसिएशन अप्लाई किया जाता है। आप डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री करते हो, उसको कैलकुलेट करते हो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी मेथड से, फिर उसकी एंट्री कर देते हो। तो एसेट की वैल्यू बुक्स में धीरे धीरे कम होने लगती है। नाउ एट टाइम्स इट हैपेंस कि जो एसेट है उसका आपको यूज नहीं रहा, या हो सकता है कि आपको नई एसेट खरीदनी है और इसकी यूटिलिटी कम हो गई है, या हो सकता है कि एक नई टेक्निक मार्केट में आ गई है तो पुरानी मशीन यूजलेस हो गई है, और मे बी ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन, मे बी कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपकी एसेट खत्म हो गई। अब आपको उसे बुक्स में से हटा देना है, उसको सेल ऑफ कर देना है। सो अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ एसेट मतलब जब हमारी एसेट की सेल हो जाए या किसी और वजह से उसको डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ मतलब खत्म करना जरूरी है, तो उस टाइम पर इसको कैसे अकाउंट किया जाता है। इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कैलकुलेशन, दूसरा है एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स, मतलब कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। तो पहले हम सीखेंगे कैलकुलेशन क्या है। सेल के टाइम पर तीन चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। नंबर 1 है एसेट का सेल प्राइस क्या है। सो क्वेश्चन में या तो हमें सेल प्राइस दे देंगे कि इतने की एसेट की सेल हुई है, या हमें प्रॉफिट और लॉस बता देंगे। जैसे आपकी कोई चीज है, मान लो बुक्स में 80 रुपीज की है और आपको ये कहा जाता है कि ये 90 रुपीज में हमने सेल कर दी, इसका मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। इसका अदर वे राउंड क्या हो सकता है कि बुक्स में इसकी वैल्यू है मान लो 80 रुपीज और आपका क्वेश्चन कहता है कि इसको हमने 5 रुपीज के लॉस पे सेल कर दिया, तो सेल कितनी हो जाएगी 75। सो सेल और प्रॉफिट और लॉस इन दोनों में से एक चीज हमें दी होती है, दूसरी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो फॉर द टाइमिंग हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेल हमें गिवन होगी। उसके बाद दूसरी चीज है, सेल के बाद प्रॉफिट और लॉस निकालने से पहले एक बीच में और चीज आती है, क्योंकि हमारी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होते हैं। सो करंट ईयर में जब हम इस एसेट को डिस्पोज ऑफ या सेल कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसको इस ईयर में हमने कुछ यूज भी किया हो, तो उस यूज के टाइम पर उस एसेट को कितना डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। अकॉर्डिंगली उसकी यूटिलिटी के बेसिस पर उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अप टू द डेट ऑफ सेल। तो क्या होगा हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन एज पर गिवन मेथड। जो हमें मेथड कहा है, जो रेट कहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे इनटू पीरियड ऑफ यूज, कि इसको हमने करेंट ईयर में कितना यूज किया। मान लो आपका करेंट ईयर है अप्रैल से लेके से 31 ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर। आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो 30th ऑफ जून को, ठीक है। तो 30th ऑफ जून को तो ये एसेट आपकी बिजनेस में से चली गई। सो कितना टाइम आपके पास रही, शुरू से ये आपके पास पहले से चली आ रही है एसेट, मतलब करेंट ईयर में ये अप्रैल से लेके 30th जून। सो 3 मंथ्स ये हमारे बिजनेस में रही। सो 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हो जाएगा। मान लो 30th जून की जगह इसको आपने 1 अप्रैल को ही सेल कर दिया, तो इसका यूज ही नहीं किया। जैसे ही ईयर शुरू हुआ आपने एसेट को बेच दिया, तो इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा इस ईयर में। मान लो आपने इसको एंड में सेल किया, तो मतलब पूरा साल यूज किया। तो जितना टाइम हम एसेट को यूज करते हैं देन अकॉर्डिंगली हमें एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम इसकी वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, वी कैलकुलेट इट्स बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, कि इसकी सेल की डेट पर कितनी बुक वैल्यू है। तो ये हो जाती है बुक वैल्यू इन द बिगनिंग माइनस डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, की शुरू में कितनी वैल्यू थी। जैसे अब तक आप अकाउंट बना रहे हो, आप हर साल एसेट की वैल्यू सॉल्व करते हो, सो आपको बुक वैल्यू बिगनिंग में पता है, उसका इस ईयर में जितना यूज किया उतना डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। सो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या कंपेयर करना है, सेल प्राइस कि कितने में एसेट बिकी, और जब इस एसेट को सेल कर रहे हैं उस डेट को इसकी वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। तो प्रॉफिट और लॉस इससे सॉल्व होगा। तो अगर आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा है बुक वैल्यू से, ठीक है,
आप ज्यादा पे बेच रहे हो, इट इम्प्लाइज जो डिफरेंस आ गया वो प्रॉफिट ऑन सेल कहलाएगा। सो सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। और अगर सेलिंग प्राइस कम है, मतलब बुक वैल्यू है मान लो 8,000 और आप इसको सेल कर पा रहे हो 6,000 पर, तो आप कम पे बेच रहे हो, तो लॉजिकली स्पीकिंग अगर हम कम पे बेचते हैं सो हमारे मिल जाता है लॉस ऑन सेल। सो ये हो जाएगा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये बहुत लॉजिकल सी चीज है, आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन के साथ हम इनकी कैलकुलेशन फिर से समझ लेते हैं। जैसे रोजी लिमिटेड परचेज्ड मशीन फॉर 6 लाख इंक्लूडिंग प्लस IGST एट 12% पर एनम। अब तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जितना भी GST होता है, चाहे वो परचेज पर हो या सेल पर हो, उसकी अलग पेमेंट या रिसिप्ट होती है। इसको हमें अकाउंट नहीं करना होता एसेट में। सो एसेट में सिर्फ 6 लाख आएगा, या इससे रिलेटेड अगर कोई आपने एक्सपर्ट को फीस दिया है, कैरेज चार्जेस दिए हैं, लोडिंग अनलोडिंग है, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वो सब आएंगे, बट ये नहीं आता। GST अलग रिकॉर्ड होता है एज पर द GST लॉज। ओके, अब इसका डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम। सो मतलब पूरे ईयर में 20% लगाना है, तो अगर कम यूज करोगे तो कम डेप्रिसिएशन चार्ज करो। एट द सेम आफ्टर सम टाइम मशीन इज सोल्ड फॉर 2,50,000, तो आपने मशीन की सेल कर दी 2,50,000 पर, तो ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। नाउ कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर याद रखो, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल एक ईयर में शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अगर ये हमारा मान लो 15 में स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2015, तो ये 2016 31 मार्च तक जाएगा। फिर जस्ट नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2016 नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली हमारे ये ईयर चलता रहेगा 12 मंथ्स। अप्रैल से मार्च जो बजट का ईयर होता है ना, वो ईयर है। सो अब हमें प्रॉफिट और लॉस सॉल्व करना है इन दीज केसेस। केस 1 क्या है, 1 अप्रैल को हमने एसेट खरीदी और सेल कर दी 31 मार्च 2018 को। तो अब इसमें ईयर्स क्या हुए, 1 अप्रैल 2015, that means 2015-16, 2016-17 एंड 2017-18। 18 एंड में आपने इसको सेल कर दिया। आप इसको ईयर, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर है, सो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जा रहा है। सो 1 अप्रैल 31 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 आएगा। फिर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 जाएगा। उसके नेक्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल 2017 से अगर हम 12 मंथ्स काउंट करेंगे तो 31 मार्च 2018 आ जाएगा। सो पूरे 3 साल आपने इस एसेट को यूज किया है। सो इसका डेप्रिसिएशन क्या है, 20% SLM। तो इसको कैसे केस 1 में हम सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट और लॉस कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास एसेट की कॉस्ट प्राइस कब है, ऑन 1 अप्रैल 2015, क्योंकि आपने इस डेट को इसे खरीदा है। सो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 6 लाख। उसके बाद पहला ईयर आया 2015-16, ठीक है ना। 15-16 में आप इस पर डेप्रिसिएशन कितना दोगे, फॉर 1 ईयर, क्योंकि ये पूरा साल यूज हुई है। 1 अप्रैल को खरीदी, दैट इज बिगनिंग में खरीद ली थी। सो 20% ऑन कॉस्ट, SLM का मतलब होता है कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन, ये कॉस्ट है। सो इसका 20% कितना हो गया, 1,20,000। वैल्यू बची 4,80,000। अब नेक्स्ट ईयर की बात आई 2016-17, 2016 31 मार्च को ये ईयर खत्म होगा, 1 अप्रैल को फिर से शुरू हो जाएगा। सो अब यहां पर डेप्रिसिएशन अगेन फॉर 1 ईयर। सो 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 6 लाख कांस्टेंट है, सो ये 120 हो गया। तो वैल्यू बची 3,60,000 बुक वैल्यू। कब बची, इस ईयर के एंड में। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 2017-18, तो इस ईयर में आपने 31 मार्च 2018 को एसेट की सेल किया, मतलब ईयर के बिल्कुल एंड में इसकी सेल की है। दैट मीन्स एसेट आपके पास पूरा साल रही। सो 20% ऑन कॉस्ट, दैट इज 6 लाख। सो पूरा डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2018, जब इसको सेल कर रहे हो उस टाइम इसकी बुक वैल्यू है 2,40,000,
और अगर आप इसको सेल कर देते हो 2,50,000 पर एज इज गिवन, तो यहां प्रॉफिट है या लॉस है? आपके पास आ गया प्रॉफिट। आप ज्यादा पे बेच रहे हो, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। अब सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस है आपने इसे बाय किया 1 जनवरी 2016, तो ये कौन से ईयर में पड़ेगा? क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से वो ईयर शुरू होता है। तो अगर मैं 2016 अप्रैल ले लूं तो ये तो उससे पिछला ईयर हो गया ना, क्योंकि 2016 में जो नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल से, ये उससे पहले है। इसका मतलब ये 2015 से 31 मार्च 2016 वाले ईयर में, इस ईयर में ये जनवरी 2016 में खरीदी गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2016-17 मतलब 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक ये हमारे पास रही। उसके बाद जब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 आया, इसमें भी ये हमारे पास रही। लेकिन जब ये 18 में हम अप्रैल में आगे बढ़े, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, जब ये वाला ईयर आया तो इस ईयर में ये 30 सितंबर 2018 को, यहां कहीं 30 सितंबर 2018 को इसकी सेल हो गई। ठीक है ना। तो कितने साल रही? फर्स्ट ईयर में जब ये खरीदी थी उस साल जनवरी में खरीदी, 31 मार्च को ये ईयर खत्म हो गया, सो 3 मंथ्स रही। उसके बाद पूरा साल नेक्स्ट रही, फिर उससे अगला ईयर पूरा रही, और उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, हमारा ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2018 को और 30 सितंबर तक ये हमारे पास रही, मतलब 6 मंथ्स। सो टाइम पीरियड हमें समझ में आ रहा है। सो जब इसमें हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस है 1/1/2016 को 6 लाख, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि अब ये 3 महीने हमारे पास रही है। सो 20% ऑन कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए 30,000, तो इसकी वैल्यू बच गई 5,70,000। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ईयर है जब ये खत्म हुआ 31 मार्च 2016 को, इसकी वैल्यू 5,70,000 है। अब 2016-17 मतलब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक डेप्रिसिएशन वही 20% ऑफ कॉस्ट 1,20,000। पूरा साल ये हमारे पास रही है 4,50,000। तो ये बुक वैल्यू आ गई 31 मार्च 2017 को। अब अगला पूरा ईयर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 ये फिर हमारे पास रही। सो डेप्रिसिएशन इसका कितना लगेगा, 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, SLM मेथड कहा है। सो अब इसकी वैल्यू बची 3,30,000। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई 31 मार्च 2018 को, लेकिन आप इसके बाद कब सेल कर रहे हो, 30 सितंबर को। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 तक ये हमारे पास रही है। तो अब इसका डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 6 लाख पर कॉस्ट पर कितने मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में भी की है, सितंबर के एंड में, तो 6 मंथ्स हमारे पास रही। सो 20% ऑन कॉस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो ये हो गया 60,000 का। सो 2,70,000 इसकी बुक वैल्यू कब की आई, आपने डेप्रिसिएशन दिया 30 सितंबर तक, जब तक इसकी सेल हुई है जिस डेट को। सो ऑन 30 सितंबर 2018 इसकी वैल्यू आ गई 2,70,000। और अगर आप इसे सेल कर रहे हो 2,50,000 पर, तो प्रॉफिट है या लॉस है? बुक्स में ये आ रही है 2,70,000 पे और आप इसे सेल कर रहे हो 2,50,000 पर, कम पे बेच रहे हो ना, तो ये आपका क्या हो गया, लॉस। तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा लॉस ऑन सेल 20,000। तो हमें ईयर को ध्यान से देखना है। अब क्या होता है, कैलेंडर ईयर जो है ना वो समझना इजी होता है, क्योंकि हम बचपन से कैलेंडर ईयर तो देख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें वैल्यूज जो हैं अलग अलग लेनी होती हैं। हमारा अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च तक ईयर जाता है, तो वो ध्यान से करना है। अब थर्ड केस क्या है, आपने एसेट खरीदी 1 जुलाई 2015 को, ठीक है।
1 जुलाई 2015 को ये परचेज की है और इसको सेल कर रहे हो 31 मार्च 2018, तो कितने इयर्स आएंगे? अब फाइनेंशियल ईयर्स चलो। अब 2015 का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। तो अगर मैं इसे 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, क्योंकि 12 महीने अगले साल में खत्म होते हैं, तो ये डेट इसके बीच में आ रही है ना, तो ये इसके बीच में कहीं खरीदें। ये पहला ईयर हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वो 1 अप्रैल 2016। जैसे ही एक साल खत्म होता है नया शुरू हो जाता है। सो 31 मार्च 2017, अगले साल तक ये जाएगा। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2017 से ये 31 मार्च 2018, तो ये मेरे पास 3 अकाउंटिंग ईयर्स आ गए। इसे बाय किया है इस ईयर में यहां कहीं 1 जुलाई को। जैसे पिछले केस में क्या हुआ था, इसे 1 जनवरी को खरीदा था। अब इसमें तो जनवरी नहीं आती, इसका मतलब वो इससे पिछला ईयर था, तो हमने एक ईयर और यहां पे बनाया और जनवरी में उसको खरीदा। अब ये डेट इसके बीच में आ रही है, यहां खरीद लिया। सेल कहां कर रहे हैं? इस ईयर के एंड में, यहां पे हो रही है सेल। इसका मतलब इसमें ये एसेट कितना टाइम आपके पास रही? यहां पर तो थी नहीं, यहां आपने खरीदी है, तो इस ईयर में ये एसेट आपके पास जुलाई से लेके 31 मार्च तक, मतलब 9 मंथ्स रही। यहां ये पूरा साल हमारे पास रही और यहां भी अप्रैल से लेके एंड में सेल कर रहे हो तो यहां तक रही। मान लो सेल 1 जनवरी को कर रहे होते तो आप ये कहते जनवरी में ये खत्म हो गई, तो 9 मंथ्स रही। सो ये हमारा टाइम पीरियड है। इसको शुरू में हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि हम ईयर्स को लिख के सॉल्व करेंगे, बट लेटर ऑन ये बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप सिर्फ मंथ्स नहीं काउंट कर रहे हो कि मैंने यहां से यहां टोटल मंथ्स काउंट कर लिए, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि ये ईयर है, इस ईयर में यहां खरीदी तो यहां जब खरीदोगे तब से यूज शुरू करोगे। सो यहां से इसका यूज शुरू हुआ, यहां यूज हुआ और यहां मार्च तक इसको यूज किया, तो पूरा ईयर ये हमारे पास रही है। सो फर्स्ट ईयर में 2015-16 में हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस हुई 1 जुलाई 2015 को 6 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगाया 2015-16 का। अब मैं 15-16 मतलब ये अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो कितना रहेगा? 20% फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि ये 9 महीने हमारे पास रही है। 90,000, 5,10,000 इसकी बुक वैल्यू आ गई। तो ये ईयर जब खत्म हुआ मतलब 31 मार्च 2016 को बुक वैल्यू आ गई। अब डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2016-17 पूरा साल हमारे पास रही है, तो कॉस्ट पर 20% 1,20,000, सो 3,90,000 इसकी बुक वैल्यू आ गई ऑन 31 मार्च 2017 जब ये ईयर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट ईयर आया 2017-18, इसमें ये पूरा साल अगेन हमारे पास रही है। सो 6 लाख का 20% पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 1,20,000। सो इसकी वैल्यू बच गई 2,70,000। सो बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2018 जब ये ईयर खत्म हो रहा है, उस डेट को इसकी बुक वैल्यू ये है और इसी डेट को हमने इसे सेल कर दिया। तो जब सेल हो जाएगी इसको कंपेयर कर लो सेल प्राइस से, तो इसकी लॉस ऑन सेल आ गया 20,000। कम पे बिक रही है तो लॉस हो गया। अब लास्ट है, आप क्या कर सकते हो? आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और लास्ट का एग्जाम्पल खुद ट्राई कर सकते हो एंड देन यू गेट बैक कि हमें ये क्लियर है या नहीं है। अब इसे खरीदा 1 जुलाई 2016 में, तो 16 का ईयर अगर मैं कहूं 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जाता है, तो ये इस ईयर में खरीदा। यहां 1 जुलाई 2016 को ये खरीदी गई। नेक्स्ट ईयर आया 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये सेल कब हो रही है? 31 दिसंबर 2018। तो क्या ये इस ईयर में सेल हो रही है? नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर इसके आगे जाता है, इसका मतलब अभी एक ईयर और है। सो 1 अप्रैल 2018 से वो नेक्स्ट ईयर खत्म होगा 31 मार्च को 2019 को। बट हम सेल कहाँ कर रहे हैं? यहां कहीं। जब ये ईयर गिनोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसके बीच में 31 दिसंबर 2018 को इसको सेल कर दिया। तो
एसेट को हमने कहां तक रखा, यहां खरीदा, तो यहां से ये हमारे पास आ गई, यूज होनी शुरू हो गई, यहां भी यूज की, और यहां ये हमने कब तक यूज की, 31 दिसंबर तक। तो यहां ये जुलाई से लेके मार्च मतलब 9 मंथ्स यूज की, फिर हमने 1 ईयर पूरा यूज की, और फिर हमने 9 मंथ्स यूज की। सो इसका डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, 2016-17 में। सो केस 4 होगा, कॉस्ट प्राइस है 6 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन 2016-17 का कितना होगा, क्योंकि एसेट है 6 लाख की, 20% डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स के लिए, तो ये हो गया आपका 90,000। सो 5,10,000 आ गई इसकी बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2017। अब इस ईयर में पूरा साल यूज हुआ, सो कॉस्ट का 20%। सो डेप्रिसिएशन 2017-18 पूरा डेप्रिसिएशन 1,20,000। सो ये आ गई इसकी बुक वैल्यू 31 मार्च 2018, जब ये ईयर खत्म हुआ यहां पे। अब नेक्स्ट ईयर 18-19 में ये हमारे पास 9 मंथ्स रही है, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कॉस्ट का 20% फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। ये आ गया 90,000। सॉल्व कर लिया ना आपने। सो 90,000 इसका डेप्रिसिएशन। सो बुक वैल्यू, अब ये बुक वैल्यू कब आई, ये 31 मार्च की नहीं है, आपने डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर तक अप्लाई किया है, तो ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2018, जब ये सेल हो रही है, और सेल प्राइस है 2,50,000। कम पे बेच रहे हो, आपके पास आ गया लॉस ऑन सेल कितना, 50,000। सो एसेट जैसे जैसे हमारी जिस हिसाब से सेल और परचेज है, उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हमें डेप्रिसिएशन जिस टाइम तक एसेट को रखा है तब तक चार्ज करना है। उसका रेट क्या है, उसका मेथड क्या है, वो हमने 2 मेथड स्टडी किए हैं, तो अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन में ये 20% एसएलएम की जगह 20% डब्ल्यूडीवी कह देते तो हमारी कैलकुलेशंस फर्क हो जाती, कैलकुलेशन डिफरेंट होती, लेकिन ये यहां आपकी ईयर वाइज कैलकुलेशन यही रहनी थी। हाँ, बस हम क्या करते, जब जब ये 20% ऑन कॉस्ट है, हम कॉस्ट की जगह लिखते रिटर्न डाउन वैल्यू, तो यहां पर जब डेप्रिसिएशन आता, रिटर्न डाउन वैल्यू 4,80,000 है, ठीक है ना। तो जितनी रिटर्न डाउन वैल्यू है, फिर हमारा डेप्रिसिएशन इस पर अप्लाई होता, फिर इस पर। तो जैसे जैसे रिटर्न डाउन वैल्यूज हमारी चेंज होती, डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता। सो कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता बिकॉज ऑफ मेथड और रेट, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। सो इस तरह से हम जिस ईयर में एसेट की सेल करते हैं, उस ईयर में चेक करते हैं कि कितना टाइम ये एसेट हमारे पास रही। जैसे फर्स्ट केस में हमने पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बुक वैल्यू निकाली और उसको सेल प्राइस से कंपेयर किया। सेकेंड केस में ये एसेट सिर्फ 6 मंथ्स रही थी, हमने टाइमलाइन पे देखा है ना, तो टाइमलाइन पे चीजों को समझेंगे। तो 60,000 डेप्रिसिएशन आया, फिर बुक वैल्यू निकली, प्रॉफिट और लॉस सॉल्व हुआ। इस केस में ये पूरा साल रही, फोर्थ केस में ये सिर्फ 9 मंथ्स रही, तो हमने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया। सो जितना जितना आपके पास एसेट रहेगी उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो हमने अभी क्या समझा है कि हमारे पास एसेट की जब भी सेल होगी तो उसमें 3 अमाउंट्स रेलेवेंट हैं और तीनों की वर्किंग करेंगे। सेल प्राइस, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, कि जब इसको यूज किया है इस ईयर में तो कितना डेप्रिसिएशन हो, उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उससे बुक वैल्यू निकलेगी। और जब बुक वैल्यू को सेल के साथ कंपेयर करेंगे, सेल निकाली, डेप्रिसिएशन चार्ज करके बुक वैल्यू को निकाला, अब बुक वैल्यू और सेल कंपेयर होंगी, ये दोनों कंपेयर होंगी कि एसेट हमारे पास कितने की पड़ी है और कितने में बिक रही है। इससे हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस। सो अब ये जो 3 हमने कैलकुलेशंस किए हैं, इनकी वर्किंग सीखेंगे नेक्स्ट टाइम कि हमें कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है और किस तरह से हमें सेल की रिकॉर्डिंग करनी है लेजर अकाउंट्स में। सो आई होप ये कैलकुलेशन पार्ट आपको क्लियर है। आप कोई भी क्वेश्चन पिक करके उसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टाइम जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.